बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र नूर मुकद्दम कत्ल केस का। कत्ल के वक्त या उससे पहले और कत्ल के बाद पल पल क्या होता रहा, सीसीटीवी फुटेज ने क्या क्या रिकॉर्ड किया, पुलिस की जानिब से अदालत में जमा कराई गई तहरीरी कहानी मंजर आम पर आ गई है। मजीद जानते हैं, ये रिपोर्ट देखते हैं। नूर मुकद्दम केस में सीसीटीवी फुटेज की तमाम तफसीलात सामने आ गयीं। नूर मुकद्दम 18 जुलाई रात 10 बजे मुलजिम के घर में दाखिल हुई। 4 घंटे बाद नूर मुकद्दम और जाहिर जाफर ने बाहर मौजूद टैक्सी में सामान रखा। 2 मिनट बाद ही नूर मुकद्दम नंगे पांव भागती हुई गेट की तरफ आई। चौकीदार इफ्तिखार ने गेट बंद किया और मुलजिम जाहिर जाफर ने गेट पर ही दबोच लिया। नूर मुकद्दम जाहिर जाफर से मिन्नतें करती रहीं, मगर मुलजिम ने नूर मुकद्दम को घसीटकर घर में ले गया। 5 मिनट बाद नूर मुकद्दम मुलजिम के साथ बाहर आकर टैक्सी में बैठकर रवाना हो गई। 6 मिनट बाद दोनों बैग समेत घर में वापस आ गए। अगले रोज 20 जुलाई की शाम 7:12 पर नूर मुकद्दम ने फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगाई और गैलरी के साथ लगे जंगले पर गिरी। मकतूला हाथ में मोबाइल फोन लेकर बाहर जाने के लिए दरवाजे पर आई, मगर चौकीदार इफ्तिखार और माली ने गेट बंद कर दिया। कुछ ही देर में मुलजिम जाहिर जाफर टेरेस से कूदकर ग्राउंड फ्लोर पर आया और मकतूला नूर मुकद्दम को दरवाजे के साथ लगे केबिन में बंद कर दिया। मुलजिम ने नूर मुकद्दम से मोबाइल फोन भी छीन लिया। कुछ देर बाद मुलजिम नूर मुकद्दम को केबिन से निकालकर जबरदस्ती घर के अंदर ले गया। सिर्फ 55 मिनट बाद 8:06 पर थेरेपी वर्क्स की टीम दरवाजे से अंदर आई। 8:55 पर थेरेपी वर्क्स की टीम एक जख्मी को घर से बाहर ले जाती हुई दिखाई दी। एक और अहम मामला आपके सामने रखते हैं। लाहौर में FIA ने जाली क्रेडिट कार्ड्स बनाने वाले गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। जालसाज गिरोह 100 से जायद अफराद के कार्ड्स इस्तेमाल करके उनसे फ्रॉड कर चुका है। रियाज अहमद इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। फास्ट फूड चेन के मुलाजमीन की जालसाजी, ग्राहकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड का डाटा चोरी करते रहे। FIA हुकाम के मुताबिक मुल्जमान ने खसूसी डिवाइस अपने पास रखी हुई थी, जो ग्राहक बिल अदा करने के लिए कार्ड देता उसे अपनी डिवाइस पर स्वाइप कर लेते, फिर ये डाटा जाली कार्ड बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। जो काम करवाते थे वो हमसे अहमद भाई करवाते थे, ठीक है, और उसके जो कमीशन होता था हमें परसेंटेज के लिहाज से वो हमें भेज देते थे। जो अभी इस काम में से कमा ली हैं तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये कमा लिए। तकरीबन 100 के करीब उनको बताए हैं 3 सारे और 1 लाख के करीब पेमेंट दी है उन्होंने। हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जमान में नदीम और आकाश शामिल हैं, जिनसे डिवाइस और मुतअद्दिद मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। रेड करने के बाद बंदे को पकड़ा, उसने बताया कि मेरे साथ 2 और बंदे हैं जो ये कार्ड स्वाइप का काम करते हैं। मैं ये डेटा अहमद और उसका जो दूसरा को-अक्यूज था उसको मैं जो है ना ये दे देता हूँ, तो वो ये कार्ड फेक बना के उनको जो है ना ये यूज करते थे। FIA हुकाम का कहना है कि गैंग का सरगना अहमद अभी तक फरार है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन अशफाक अब्बासी के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। जनाब, इसी मामले के ऊपर बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमार जाफरी साहब हमको ज्वाइन कर चुके। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ इस सिलसिले में बात कर रहे हैं। रिपोर्ट आपने भी देखी, ये मामला आप भी जानते हैं। ये फरमाइए, अगर डाटा स्कैन कर लिया जाए तो मुल्जिमान इसको आगे कैसे इस्तेमाल करते हैं? बैंक ट्रांजैक्शन पर तो कई चेक्स नहीं होते, थोड़ा इसको समझाएं हमें। जी मैं बताता हूँ। हर क्रेडिट कार्ड के ऊपर ना 3 आइडेंटिफिकेशन होती हैं आपकी ना। एक तो आपका नंबर होता है जो जाहिर है, एक उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी होती है और उसकी बैक साइड पे एक CVC कोड होता है उसका ना। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि इसके कार्ड के ऊपर कोई जब चार्ज हो ये तो कोई कोड इसके ऊपर लगा हुआ है कि नहीं। तो आमतौर पे कोड नहीं लोग लगाते, तो वो ये होता है कि जब उसको फॉर एग्जाम्पल मैं रेस्टोरेंट में गया, मैंने उसको स्वैप किया, अपने कार्ड को पेमेंट हो गई, बस ठीक है जी, कोड नहीं मांगा जाता उसके ऊपर, आइडेंटिफिकेशन कोड इसको कहते हैं। तो ये लोग ये करते हैं कि कार्ड का जो डाटा है खातों पे CVC बैक साइड पे लिखा होता है उसको नोट कर लेते हैं, कार्ड का नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी, और वो उसके जरिए पेमेंट ऑनलाइन कर देते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि एक तो आप फ्रीवे कहीं जाए कार्ड को चार्ज करते हैं, वहाँ तो कोड वाला मांगता है। जब आप ऑनलाइन इसको पे करते हो तो ये 3 ही मालूमात चाहिए होती है, स्पेशली वो CVC नंबर, ठीक है जी। अच्छा, अब होता ये है कि ये जो डाटा है ना, ये आमतौर पे रेस्टोरेंट्स में या जहाँ पे गैर जमात लोग होते हैं, वो जब कार्ड को स्वैप करते हैं, अगर बंदा सर पे भी खड़ा है तो उन्होंने उसके साथ एक ऐसी डिवाइस लगाई होती है कि इस पे मैग्नेटिक एक उसके रेडियो के जरिए ये डाटा साथ वाली डिवाइस के ऊपर कॉपी हो जाता है।
जब ये डाटा कॉपी हो जाता है तो क्योंकि ये डाटा होता है इसकी मैग्नेटिक स्ट्राइप के ऊपर, हर क्रेडिट कार्ड के नीचे एक मैग्नेटिक स्ट्राइप होती है जिसमें सारी मालूमात होती है, तो वो उसको कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद कस्टमर चला जाता है, उसके बाद वो ब्लैंक कार्ड लेते हैं और ब्लैंक कार्ड के ऊपर ये सारा डाटा उसको उसके ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। सही, ठीक है। अब ये दो जगह यूज कर सकते हैं इस नए ब्लैंक कार्ड को, वो उसको कहीं पे स्वैप करके भी चार्ज कर सकते हैं, और अगर उसकी ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो जो मैंने आपको आइडेंटिफाइड कोड पता कर सकते हैं। खतरे की बात यह है कि ये डाटा चला जाता है डार्क वेब वालों के पास या डीप डार्क वेब वालों के पास, वो इस डाटा को इस्तेमाल करके पेमेंट्स करते हैं और जो बिल है वो असल कार्ड वाले के पास आ जाता है। इसको रोकने के दो तरीके हैं बेसिकली। एक तो जो CVC नंबर है उसको अपने आप महफूज रखें, उसके अलावा जब आप किसी को अपना क्रेडिट कार्ड दें पेमेंट के लिए तो मेक श्योर कि वो जिम्मेदार जगह पे हो, हर जगह उसको ना दें। और तीसरी बात यह है कि अगर उस पर आपने कोड लगाया हुआ है तो वो कोड महफूज रखें और वो कोड इजीली सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जैसे डेट ऑफ बर्थ है, गाड़ी का नंबर है, वो चेंज ना हो। थैंक यू। और सर ये भी बता दीजिए वर्चुअल कार्ड ये सेफ है ज्यादा या यहाँ पर भी एहतियात बरतनी होगी, बहुत बरतनी होगी? जी एहतियात देखें, हो ये रहा है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। वो पहले आप तो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, वो आपकी चीज़ें देखते रहते हैं, बेसिक मालूमात लेते रहते हैं। तो वर्चुअल कार्ड में जो पासवर्ड होता है बेसिकली हम बड़ा इजी टू यूज पासवर्ड रखते हैं। मैं आपके सामईन को रिकमेंड करूँगा कि पासवर्ड जो भी रखिए उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, उसमें न्यूमेरिक अल्फा कमीशन होना चाहिए ताकि वो ब्रूट फोर्स अटैक से ब्रेक ना हो सके। उसके अलावा एक चीज होती है पास फ्रेज, वो क्या होती है कि आप एक सेंटेंस याद कर लेते हैं और उस सेंटेंस का जो पहला कैरेक्टर हर वर्ड का उसको पासवर्ड रख लेते हैं। उसके स्टार्ट में एंड में कोई एक साइड पर न्यूमेरिक और एक पे स्पेशल कैरेक्टर लगा सकते हैं, क्योंकि वो फिक्रा, फॉर एग्जाम्पल मेरा फिक्रा है आई वेंट टू लाहौर ऑन संडे, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो उसका जो पहला कैरेक्टर है वो मेरा पासवर्ड हो जाएगा। अब ये फिक्रा मुझे ही पता है, किसी और को नहीं पता। इसके अलावा जो कोशिश करें कि आपका एक पासवर्ड कई जगह इस्तेमाल ना हो, क्योंकि जब आप मल्टीपल जगह यूज करते हैं तो अगर एक जगह आपका पासवर्ड हैक होता है तो वो एकदम ट्राई करते हैं अगले 5-7 मिनट के अंदर कि सब जगह ट्राई कर लें, आपके लिंक्डइन पे, आपके इंस्टा फोन पे, ताकि उसको ब्रेक कर सकें। सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस सिलसिले में बात कर रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, डिजिटल दौर में ऑनलाइन लूट मार भी बढ़ती जा रही है। लाहौर में सोशल मीडिया पर लोगों को लूटने वाले 3 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। ये मुल्जिमान खुद को आलमी तंजीम का नुमाइंदा जाहिर करते थे। इसी बारे में मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे रियाज अहमद से। रियाज, किस किस से बचे, सारा मामला क्या सामने आया ये? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि सोशल मीडिया पर खूबसूरत खवातीन की तस्वीर वाले अकाउंट बनाकर ये जो 3 गैर मुल्की बाशिंदे थे ये लोगों को लूटते थे और तीनों का ताल्लुक चूंकि नाइजीरिया से है। इन गैर मुल्की जो बाशिंदे हैं इनको FIA की साइबर क्राइम टीम ने गिरफ्तार किया है। मुल्ज़मान अपने आप को न सिर्फ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नुमाइंदा बनाकर लोगों को लूटते थे, बल्कि सोशल मीडिया पर अपने आप को खुद को हसास और दायरे का ऑफिसर भी जाहिर करते थे। मुल्ज़मान अब तक 5,70,000 रुपए माली फ्रॉड कर चुके हैं और मुल्ज़मान के कब्जे से 20 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जो है वो FIA ने कार्रवाई का आगाज कर दिया और पुलिस FIA हुकाम का ये कहना है कि इनके जो दीगर साथी हैं उम्मीद है उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, आप हमने अपडेट किया रियाज। ऐसे में आप सब एहतियात करें, ATM से पैसे निकलवाने जाएं तो दरवाजे को लाजमी लॉक लगाएं। कोरंगी में चालबाज नौजवान ने बुजुर्ग पेंशनर के अकाउंट से 1,17,000 रुपए निकलवा लिए। कराची के इलाके कोरंगी में बुजुर्ग शहरी ATM से पैसे निकाल रहे थे। ऐसे में नौजवान दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। नौजवान ने बहाने से कोड देखा और ट्रांजैक्शन मंसूख कर दी। बुजुर्ग पेंशनर ने दोबारा पैसे निकालने की कोशिश की तो नौजवान ने कहा कार्ड फंस गया है। चालबाज नौजवान ने बुजुर्ग को मैनेजर के कमरे में जाने को बोला। बुजुर्ग के जाते ही नौजवान ने कार्ड निकाल लिया और रफू चक्कर हो गया। मोहम्मद जरी ने कार्रवाई के लिए नेशनल बैंक और पुलिस को दरखास्त दे दी। पिन लगाई है तो उसने नोट कर लिए, पिन नोट की है तो वो फिर एकदम मतलब मेरे साथ हाथ मारना शुरू हो गया। तो दिमाग ने काम नहीं किया कि मैं इसको मना करूं। जब पैसे नहीं निकले तो कोशिश मैंने की। अब मेरे जहन में नहीं आया कि मैं इसको कैंसिल मारूं। नीचे तो मैं मारता रहा लेकिन वो नहीं हो सका। फिर मैंने बोला, मेरे को वो बोलता है, बोला जी आप मैनेजर के पास चले जाएं।
आगे बढ़ते हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं डैम फंड्स की रकम महफूज हाथों में है। स्टेट बैंक में जमा रकम हर महीने मुनाफे के बाद अब 12 अरब तक पहुंच चुकी है। ये पैसा ग्रिड स्टेशन की तामीर के वक्त वापडा को तकसीम किया जाएगा। बोले डैम और क्वार्टर्स बनाने में बड़ा फर्क है, इसमें वक्त लगेगा। ये डैम है जी, कुछ छोटा सा क्वार्टर नहीं है, उसके लिए बहुत ब्लास्टिंग होनी है, कई आपने पहाड़ तोड़ने हैं, कई जगहों पे आपने सीमेंट कंक्रीट की फिलिंग्स करनी है। डैम के लिए कोई 11 अरब रुपए हमें फंड्स में आए थे, वो मेरे होते हुए ही हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अकाउंट खुलवा के तो ट्रेजरी बिल्स में जमा करवा दिए थे। उस पर हर माह मुनाफा आता है और इस वक्त वो तकरीबन 12 अरब रुपए से ज़्यादा हो गए हैं। वो वहाँ से निकल नहीं सकते जी, जब तक कि वो एक बेंच क्रिएट किया मैंने 5 रुकनी बेंच, जब तक कि वो इजाज़त नहीं देगा। और तय ये किया है कि माशाल्लाह जब ये ग्रिड स्टेशंस लगने शुरू होंगे, इनकी बिजली घर बनेंगे, वो पैसा इनको वापडा को उस वक्त डिस्पर्स किया जाएगा। पैसा गया कहाँ? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं चेयरमैन नैब बताएं रिकवर किए गए 539 अरब रुपए कहाँ गए? क्या वो रकम घर ले गए? एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा जिसको वज़ीर आज़म ने करप्शन करने पर वजारत से निकाला था उसे चेयरमैन नैब ने क्लियर कर दिया। मेरा अब सवाल चेयरमैन नैब से होगा कि एक दिन केस बनेगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपने कहा है कि मैंने 539 अरब कमाए हैं, यानी इस चेयरमैन नैब ने जो 20 अरब खर्च किया और 1.4 अरब हुकूमत को दिया है, जो बाकी 537.6 अरब है ये किधर गया? ये आप घर ले गए, ये कहाँ पर है ये पैसा? और ये बात मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एडिशनल सेक्रेटरी भी नहीं कही, उसने कहा जी हमें नहीं पता है पैसा कहाँ गया, हमारे पास 1.4 अरब आया है। कहते जी बैनुल-अक़वामी मंडी में चीनी महंगी हो गई है। आप बैनुल-अक़वामी मंडी से चीनी लाते हैं, चीनी तो काबीना के टेबल पर बैठे हुए चोर बनाते हैं। कमीशन बना था तो चीनी 75 रुपए की थी, आज चीनी 150 की हो गई है। मेरी सदा हुई है कमीशन बनाने छोड़ दे। साहब आजकल चीनी ढूंढते रहते हैं, देखते रहते हैं कि दुनिया की मार्केट में क्या हो रहा है, तो उस मीटिंग से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। अगर दवाइयों का इजाफा मैंने किया तो मैं हाजिर हूँ पर्चे के लिए। चेयरमैन नैब को चैलेंज करता हूँ पर्चा बनाओ, लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा कि चोरों के नाम निकालने छोड़ दो। जिसको वज़ीर-ए-आज़म ने निकाला है चोरी करने पर, जिसको मिनिस्ट्री से अलहदा कर दिया गया, उसको चेयरमैन नैब कहता है ये चोर नहीं है, ये मेरा दोस्त है, कुछ ज़मीनें शमीनें दी होंगी, तो उसको नाम निकाल दिया और बड़े चोरी चुपे से निकाल दिया। लेकिन ये बातें रुकेंगी नहीं, छुपेंगी नहीं। कल इसी चेयरमैन नैब को इन अदालतों में हाजिर होना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि नैब नाम क्यों निकाला। और नैब की जानिब से अरबों रुपए रिकवरी के दावों पर पहले तो अपोजिशन शुकूक व शुबहात का इजहार करती रही, अब ये सवाल भी उठने लग गए हैं कि नैब ने आखिर वो रकम किसे दी। सुहेल रशीद सुलझा रहे हैं ये गुत्थी इस रिपोर्ट में। नैब के क़याम को 21 साल गुजर गए। इस अरसे में कौमी अहतसाब ब्यूरो अपने क़याम के मकसद पर कितना पूरा उतरा? नैब का दावा तो 821 अरब रुपए की रिकवरी का है। नैब ने इतनी बड़ी रकम बरामद की तो वजारत खजाना को सिर्फ 6.5 अरब रुपए ही क्यों मिले? बाकी की रकम कहाँ गई? सवाल तो अहम है, चलें इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नैब के मुताबिक 121 अरब रुपए बैंकों के कर्ज मुकदमात में रिकवर हुए, वो उन्हीं बैंकों को वापस कर दिए गए। 26.5 अरब रुपए मुल्जमान ने रजाकाराना तौर पर मुतलका अफराद या इदारों को लौटा दिए। इन 821 अरब रुपए में सिंध हुकूमत और स्टील मिल की मलकीती 20 अरब रुपए की वो जमीनें भी शामिल हैं जो नैब ने वापस दिलाई। जाली अकाउंट स्कैंडल से बरामद रकूम भी सीधी सिंध हुकूमत के खाते में गयी। मुश्ताक रेसानी से बरामद होने वाली 1.25 अरब रुपए की जायदाद बलोचिस्तान हुकूमत, जबकि सिंध रोशन प्रोग्राम से होने वाली रिकवरी सिंध हुकाम के हवाले की गई। मुजारबा स्कैंडल और हाउसिंग फ्रॉड की रकूम सरकारी खजाने के बजाय मुतासरा शहरियों को वापस गयी। कर्ज की रीशेड्यूलिंग की मद में 59 अरब रुपए की रिकवरी हुई। अदालतों से आए 46 अरब रुपए के जुर्माने, इश्तिहारी मुल्जमान की जायदाद नीलामी से हासिल रकूम भी नैब की रिकवरी में शामिल है। इस अदालत के हुक्म पर नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी से भी 11 करोड़ रुपए मिल चुके। प्ली बार्गेन के जरिए 45 अरब से जायद की रिकवरी हुई। मतवक़े फ्रॉड और करप्शन के पेश की तदारुक से 474 अरब रुपए को भी रिकवरी में शामिल किया गया है। पेश की कार्रवाई से सरकारी जमीनों की वापसी, मुआहिदों में तरमीम से बचत बिला वास्ता रिकवरी करार दी गई है। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 11 नवंबर को सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया। इस इजलास में एजेंडा क्या होगा, इस बारे में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में गौर भी किया गया।
वजीर आजम के मुशीर बाबर आवान कहते हैं मुश्तरका इजलास में तारीखी कानून साजी के लिए जा रहे हैं। इंतखाबी इस्लाहात, लॉ रिफॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से मुताल्लिक कानून साजी होगी। इदारों की इस्लाहात और कुलभूषण केस से मुताल्लिक कानून साजी भी कराई जाएगी। अभी 2 साल और मजीद कितने साल सब्र करना होगा बताएंगे थोड़ी सी देर में। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए हुकूमत की जानिब से अपोजिशन के चंद अरकान से खुफिया राबते किए गए हैं। आला सरकारी शख्सियात की जानिब से हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान को अहम कानून साजी के वक्त हिमायत का कहा जा रहा है। लाहौर से नई मशरफ भट्ट रिपोर्ट करेंगे। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट से एक मरतबा फिर खुफिया राब्ते हुकूमती शख्सियात ने मिशन संभाल लिया। ज़राए के मुताबिक आला सरकारी शख्सियात की जानिब से हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हमायत का कहा गया है। अपोजिशन अरकान को पैगाम दिया गया है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अहम कानून साजी के वक्त ईवान से बाहर रहें। इस वक्त पार्लियामेंट में हुकूमत को सिर्फ चंद अरकान की बरतरी हासिल है। तहम बिल्स की मंजूरी के वक्त हुकूमत ज्यादा से ज्यादा हमायत के लिए अपोजिशन के चंद अरकान की गैर हाजिरी की कोशिशें कर रही है, जिससे दोनों अतराफ के दरमियान फर्क बढ़ जाएगा और कानून साजी आसान हो सकेगी। इससे पहले फैटफ के मुसव्वदात की मंजूरी के वक्त भी अपोजिशन के चंद अरकान ईवान से गैर हाजिर रहे थे। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से भी भरपूर कोशिश की जा रही है कि कानून साजी के वक्त अपोजिशन के तमाम अरकान ऐवान में मौजूद हों और इसीलिए अरकान के लिए इशाइया भी रखा गया है। नईम मशरफ भट्ट, समा, लाहौर। पीडीएम का मार्च हर साल होता है, इस बार भी कर ले, हुकूमत को कोई परेशानी नहीं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन को भानमती का कुनबा करार दिया। मशवरा दिया कि पहले अपने पाँव पर खड़े होना सीखें। अपोजिशन को 2 साल और फिर इलेक्शन के बाद मजीद 5 साल सब्र करना होगा। अपोजिशन ने पहले 2 साल पूरा जोर लगा लिया था हमें फारग करने के लिए। अभी अपोजिशन को 1.5-2 साल और सब्र करना पड़ेगा और उसके बाद 5 साल फिर सब्र करना पड़ेगा। ये तो सारे एक भानमती का कुनबा है, ना इनके पास कोई लीडर है ना प्रोग्राम है। मैं अपोजिशन को मशवरा दूंगा अपने पाँव पे खड़ा होना सीखें। हर वक्त साजिशें करके आप कामयाब पहले भी नहीं हुए और हर वक्त ये कोई 90 की दहाई तो नहीं है कि आप हर वक्त वही उसी काम में लगे रहें। नवाज शरीफ साहब दिसंबर में क्यों वो इसी महीने वापस आए? हम तो चाहते हैं कि अपनी कोई कमिटमेंट चलें पूरी कर लें। पीडीएम का मार्च है, ये हर साल हुआ है। ये पहले साल हुकूमत आई थी उस वक्त, उसके बाद अगले साल ये अपना जत्था लेके आ गए, उसके बाद फिर इन्होंने एक शुरू कर दिया, अब ये फिर उन्होंने शुरू कर दिया। सो ये उनकी एक विंटर एक्टिविटी है। फजलुर रहमान साहब चूँकि सर्दियों पे थोड़े सारे जो है वो उनको लगता है कि ज़रा गर्मी जिस्म में चाहिए, तो ये ऐसे ही उनका एक बहाना है कि ज़रा दौड़ शौड़ लगाने का, तो लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी जानिब कमर जमान कायरा अपोजिशन इत्तेहाद पर बरस पड़े। कहा हमारी बेइज्जती करके पीडीएम से अलग किया गया। जब हम साथ थे तो हुकूमत की टांगे लड़खड़ा रही थी। अब पीडीएम अमलन खत्म हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून मान जाती तो हुकूमत फारिग हो जाती। उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। पीडीएम पीपल्स पार्टी थी, हमारी इंसल्ट करके पीडीएम से अलग किया है। जब हम साथ थे हुकूमत की टांगे लड़खड़ा रही थी, हुकूमत गिर रही थी, इलेक्शन हम जीत रहे थे और वजीर आजम को तरले करके तमाम के वोट लेने पड़ रहे थे। पीडीएम अब अमलन खत्म हो गई। अगर मुस्लिम लीग मान जाती पंजाब में अदम एतमाद होता और ये हुकूमत फारग हो जाती, और यही एक वाहिद रास्ता। पीपल्स पार्टी का असूल ये है इन असम्बलियों में हुकूमत तब्दील की जाए, सब जमातों के इत्तेफाक से। पॉलिटिक्स सिर्फ अक्सरियत के साथ खेलने का नाम नहीं है। जिस दिन हम कौमी असेंबली में सेनेट का इलेक्शन लड़ने गए थे, गिलानी साहब को हमने कैंडिडेट लॉन्च किया था, हमारे पास अक्सरियत नहीं थी, हमने अक्सरियत पैदा की थी, हमने लोगों को कायल किया था। हम सारे अगर इकट्ठे हो जाए तो ये 8-10 वोटों का फर्क बड़ी आसानी उस वक्त तो बिल्कुल निकल सकता था। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। और इस बयान के बाद पीपल्स पार्टी और पीडीएम एक बार फिर आमने सामने आ गए। जेयूआई के सेनेटर हाफिज हमदुल्ला कहते हैं पीडीएम पीपी के बगैर बहाल भी है और फाल भी। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में ओहदे के लिए पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपा। कौम को बताया जाए क्या यूसुफ रजा गिलानी पीडीएम के वोटों से सेनेटर नहीं बने? पीपल्स पार्टी ने संजरानी को जितवाया और गफूर हैदरी को हरवाया।
पीपी असल में हुकूमत की नहीं, ऑपोजिशन के खिलाफ ऑपोजिशन कर रही है। पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस आना चाहती है तो मौलाना फजलुर रहमान और क़यादत से रुजू करे। उन्होंने क्या कहा हमसे गुफ्तगू में आपको दिखाते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि हम तो जहाँ तक पीडीएम की बात है, पीडीएम अपोजिशन है हुकूमत की, क्योंकि कमरज़मान कायरा हमें अफसोस इस बात पर है, अपोजिशन में होते हुए वो इमरान खान और हुकूमत की अपोजिशन कम, पीडीएम की अपोजिशन ज्यादा कर रहे हैं। लिहाजा मैं कमरज़मान कायरा को मशवरा देता हूँ कि आप मेहरबानी करें, आप अपोजिशन की अपोजिशन ना करें। आप वाकई अगर अपोजिशन है तो हुकूमत और मौजूदा रजीम इमरान खान करप्ट हुकूमत नाअहल हुकूमत की अपोजिशन करे, और ये मुनासिब नहीं है, न ये जमहूरी अक़दार और न जमहूरी रिवायात का तकाजा है। और मियाँ साहब आइन की हुक्मरानी चाहते हैं तो बैकडोर राबते खत्म करवाएं। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा के एक तीर से दो शिकार, कहा तहरीक इंसाफ की नाअहली की सजा कौम को भुगतना पड़ रही है। आज इमरान खान साहब आपके सीखते सीखते ये कौम पता नहीं किस हालत में चली जाएगी। अब इस मुल्क का सिर्फ एक इलाज है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा के इमरान खान से जान छूटे, और कोई हल नहीं। इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए, लेकिन क्या करें, मुस्लिम लीग के लीडर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे। मियां नवाज शरीफ साहब अगर वोट को इज्जत दो के साथ आप मुखलस हैं तो फिर ये जो बैकडोर रास्ते हैं इनको खत्म कराएं। आपके अंदर जो 2 बयानिए चल रहे हैं उसको तो एक पेज पे ले आए। अगर आपके कुछ साथी आपको कह रहे हैं, आपके घर के अंदर से कह रहे हैं कि नहीं हमें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, किसके साथ? उनसे बातचीत करनी है जिनके खिलाफ वोट को इज्जत दो का नारा लेके चले। वोट को इज्जत दो का नारा क्या है? सियासत के अंदर मुदाखलत खत्म की जाए, उन इदारों के साथ गुफ्तगू बंद की जाए जो रियासत के इदारे हैं लेकिन वो सियासत में मुदाखलत करते हैं। ये काम नहीं चलेगा, आपको क्लैरिटी के साथ सामने आना होगा। आपकी सारी जमात मियां साहब आपके साथ खड़ी होकर कौम को कहे वोट को इज्जत दो के नारे के साथ है। डस्का असेंबली इलेक्शन में धांधली की इंक्वायरी रिपोर्ट पर एक्शन शुरू। इलेक्शन कमीशन के 2 आला अफसरान ओहदों से हाथ धो बैठे। इलेक्शन कमीशन ने ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और डिप्टी डायरेक्टर को मरकजी सेक्रेटेरिएट रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। जुल्करनैन इकबाल मजीद बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का NA-75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की तफसीली इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर अपने घर से अमल दरामद करते हुए बड़ा इकदाम। ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर आबिद हुसैन और डिप्टी डायरेक्टर अतहर अब्बासी ओहदे से फारिग। इलेक्शन कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट विंग ने दोनों अफसरान को OSD बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरकजी सेक्रेटेरिएट रिपोर्ट करने का हुक्म भी जारी। दोनों अफसरान को डस्का इंक्वायरी रिपोर्ट में इंतजामी कोताही का मुर्तकिब करार दिया गया था। इलेक्शन कमीशन DRO और रिटर्निंग अफसर को इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर पहले ही OSD बना चुका। रवां साल फरवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कमीशन ने हल्के में दोबारा पोलिंग का फैसला सुनाते हुए पंजाब हुकूमत को डिप्टी कमिश्नर और DPO सियालकोट, RPO गुजरांवाला और असिस्टेंट कमिश्नर डस्का को ओहदों से हटाने का हुक्म भी दिया था। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। अब ये बताएं कि वफाकी काबीना ने अफगानिस्तान में खुराक के बहरान से निमटने के लिए चावल और गंदम की इमदाद देने और खुसूसी फंड कायम करने का फैसला किया है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि अगले माह OIC का इजलास भी बुलाया जा रहा है जिसमें मुस्लिम उम्मा से अफगान भाइयों की मदद की अपील की जाएगी। और गंदम जो है वो अफगानिस्तान को भिजवा रहे हैं। उसके साथ साथ हमने जो अफगानिस्तान के साथ जो हमारी तजारत में जो टैक्सेस थे वो हमने सारे ख़त्म कर दिए हैं, माँ सिवाय एक टैक्स के जो कि हमारा जो सेब है वहाँ पे बच्चों को बेचा जा रहा है सिर्फ आटे के लिए, चावल के लिए। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं और दुनिया को भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इंशाल्लाह पहले हम यहाँ पे मुसलमान वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस जो है उसमें और भी अमूर होंगे और उसमें अफ़गानिस्तान का ये जो मामला है उसके ऊपर गौर करेंगे। और उसके साथ साथ परसों अफ़गानिस्तान की जो बुरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा हैं वो पहुँच रहे हैं और उनके साथ भी हम ये जो ह्यूमन क्राइसिस है उसके ऊपर बात करेंगे। मौसम सरमा के लिए बिजली सस्ती करने के हुकूमती पैकेज का नोटिफिकेशन जारी हुआ। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब कामरान, इस पैकेज के तहत क्या क्या रिलीफ है, कितनी रियायत है और इसका इतलाक कब से होगा? देखिए, इतलाक तो 1 नवंबर से ही होगा। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है हुकूमत ने
जो नेपरा ने चंद रोज पहले मंजूरी दी थी इस पैकेज की, इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 1 नवंबर से 28 फरवरी तक इसका इतलाक होगा और नोटिफिकेशन में बताया गया है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इन 4 महीनों में ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने पर जो इजाफी बिजली इस्तेमाल होगी उसका जो टैरिफ है वो 12 रुपये 96 पैसे फी यूनिट होगा। इस पैकेज से घरेलू, कमर्शियल और जनरल सर्विसेज के सार्फिन मुस्तफीद होंगे, जबकि के इलेक्ट्रिक के सार्फिन को भी इस रियायती पैकेज का रिलीफ मिल सकेगा। ये भी बताया गया है कि बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर सहमाई एडजस्टमेंट का इतलाक नहीं होगा, अलबत्ता फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इतलाक जरूर होगा। जी बहुत शुक्रिया वहाब कामरान। यहाँ बिजली के मारों के लिए नया हाई वोल्टेज झटका। नेपरा ने बिजली की कीमत में 2 रुपये 52 पैसे फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 माह के दौरान बिजली 5 रुपये 59 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। नवंबर के बिलों में 50 अरब रुपए की इजाफी वसूलियां की जाएंगी। 1 माह के दौरान बिजली की कीमतों में 40% इजाफा किया गया। वहाब कामरान ही रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत के अवाम पर महंगाई के पै दर पै वार जारी। मुल्क भर में बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। बिजली 1 माह के लिए मजीद 2 रुपये 52 पैसे फी यूनिट महंगी। गुज़श्ता 30 रोज के दौरान बिजली मजमूई तौर पर 5 रुपये 59 पैसे फी यूनिट महंगी की गई। 1 माह में बिजली की कीमतों में 40% इजाफा कर दिया गया। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक बिजली की कीमत में हालिया इजाफा सितंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सितंबर में बिजली की पैदावारी लागत 7 रुपये 55 पैसे फी यूनिट रही, जबकि सितंबर के लिए पेशगी फ्यूल लागत 5 रुपये 2 पैसे फी यूनिट थी। हालिया फैसले से सारिफिन पर नवंबर में मजमूई तौर पर 50 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के फैसले का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के सारिफिन पर नहीं होगा। सारिफिन सहमाई एडजस्टमेंट की मद में 1 साल तक 1 रुपया 68 पैसे, बुनियादी टैरिफ की मद में मुस्तकिल 1 रुपया 39 पैसे और अब फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपये 52 पैसे फी यूनिट इजाफी अदा करेंगे। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने वजीर आजम इमरान खान को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, खान साहब अब वक्त आ गया है कि आप 200 लोगों की टीम से 5-7 लोग ले आए। ये बताएं कि अमेरिका में पेट्रोल और जर्मनी में आटा कितने का है। किसी को सर्दी लग रही हो तो उसको कंबल और जैकेट देने चाहिए। ये नहीं बताना चाहिए कि अमेरिका में इससे भी ज्यादा ठंड होती है। महंगाई जो है उसके जिम्मेदार इमरान खान। जब हम छोड़ के गए थे तो 2% थी फूड इन्फ्लेशन और ओवरऑल इन्फ्लेशन 4% से कम थी, 3.9% थी। आज पाकिस्तान के अंदर फूड इन्फ्लेशन मतलब इस खित्ते में तकरीबन सबसे ऊपर है। जब मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी तो कर्ज 25,000 अरब था, आज कर्ज खान साहब के 3 साल में 40,000 अरब है। जितना 71 साल में पूरे पाकिस्तानियों ने कर्ज लिया है उसका सिर्फ 60% हिस्सा इमरान खान ने सिर्फ 3 साल में ले लिया। आते साथ इन्होंने इंटरेस्ट रेट कर दिया 13%। हम 6% पे छोड़ के गए थे, जिसकी वजह से मईशत की कमर तोड़ी है इन्होंने। इमरान खान साहब वो टीम ले आइए, अब वक्त आ गया है। अब जो आपके पास अच्छे 200 लोग थे उसमें से कोई 5-7 तो लोग ले आओ। हमको ये ना बताओ कि अमेरिका में पेट्रोल कितने का मिलता है, हमको ये ना बताओ कि जर्मनी में आटा कितने का मिलता है। जब किसी आदमी को सर्दी लग रही हो तो उसको आपको लिहाफ देना चाहिए, उसको आपको जैकेट देना चाहिए, उसको आपको कंबल देना चाहिए। उसको ये नहीं कहना चाहिए कि अमेरिका में इससे भी ज़्यादा सर्दी होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, जिस कौम में ताकतवर और कमज़ोर के लिए अलग अलग कवानीन हो वो कौम तबाह हो जाती है। कुफ्र का निज़ाम चल जाएगा, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। हमने मुल्क में चोरी और करप्शन को बुरा ही नहीं समझा। करप्शन वज़ीर आज़म से शुरू हो तो फिर नीचे तक चली जाती है। रास्ते में हमेशा चॉइसेस आएंगे। एक रास्ता वो है जो लगता बड़ा मुश्किल है, एक दूसरा रास्ता है जो शॉर्टकट, एक रास्ता है आपकी अजमत का, दूसरा रास्ता है जो लगता है कि बड़ा अट्रैक्टिव है लेकिन वो इंसान की तबाही का रास्ता। फैसले करने पड़ेंगे इन 2 रास्तों में। हमारे जमाने में ये अजीम मुल्क बन रहा था और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम दूसरे रास्ते पे चले गए जो हमारी तबाही का रास्ता है। हमारे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता हमारी मोरालिटी नीचे गई। अपने सामने ये सारा देखा। याद रखिए कि जो आपकी माशी डिक्लाइन होती है वो नहीं पहले आती, पहले आपकी अखलाकियात गिरती है, फिर आपकी माशी डिक्लाइन आती है। आपकी जो मोरालिटी जब क्रैश करती है उसके बाद आपकी इकॉनमी जाती है।
सारे अमीर तरीन मुल्कों में चले जाएं, उनमें एक चीज कॉमन होगी, उनके अंदर इखलाकी कुव्वत होगी इंसाफ देने के लिए। सारे गरीब मुल्कों के अंदर एक चीज कॉमन होगी, करप्शन। एक माशरा जिसके अंदर इखलाकियत नहीं होती वो इंसाफ भी नहीं कर सकता, वो फिर NRO देता है, फिर वो डील्स करता है चोरों से। हम फिर ये ना कहें कि जी पटवारी करप्ट है, थानेदार करप्ट है। ऊपर से जब शुरू होता है प्राइम मिनिस्टर से और उसके वजीरों से, वो नीचे तक चली जाती है। रास्ता मुश्किल होगा, ये मैं आपको भी बता दूं कि राय हक का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है। जब आप सच पे खड़े होते हैं आपके पास अल्लाह की कुव्वत आ जाती है। एक इंसान जो कि हक के ऊपर खड़ा हुआ है उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट ना करें। वन मॉरल मैन इज एन आर्मी। किसके दावे की नफी हुई कैसे, ये हम आपको बताते हैं। CPLC के रिकॉर्ड ने पुलिस चीफ के दावे की नफी कर दी। 2 माह के दौरान न सिर्फ स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ बल्कि गाड़ी चोरी के वाकयात भी 33% बढ़ गए। कराची में गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और मोबाइल छीनने की वारदातें कम हो रही हैं या बढ़ रही हैं? कराची पुलिस के चीफ ने ऐसा दावा कर दिया है जिससे लगता है कि इन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ का इल्म ही नहीं। एडिशनल IG कराची इमरान याकूब मिनाज समझते हैं कि गुज़िश्ता 2 माह में जराइम की वारदातें कम हुई हैं। छीना झपटी स्ट्रीट क्राइम बिल्कुल है, लेकिन अगर हम पिछले 2 महीने का जायज़ा लें तो डाउनवर्ड ट्रेंड उसमें आया है, और उसमें जो डाउनवर्ड ट्रेंड आया है उसकी मेन रीज़न मैं जो समझता हूँ वो गैंग्स की एप्रीहेंशन और पकड़-दकड़ है। समा ने सरबराह कराची पुलिस के दावे की हकीकत जानने की कोशिश की तो पता चला कि जराइम में कमी नहीं बल्कि इजाफा हुआ। CPLC के आदाद शुमार के मुताबिक जुलाई और अगस्त की निस्बत सितंबर और अक्टूबर के दौरान गाड़ियों की चोरी के वाकयात में 33%, मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में 18, जबकि मोबाइल फोन छीनने की वाकयात में 6% इजाफा हुआ। जुलाई अगस्त में 8,714 जबकि अगले 2 माह में 8,961 शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम हुए। इस तरह जुलाई अगस्त में मोबाइल फोन छीनने की 4,198 वारदातें हुई जो सितंबर अक्टूबर में बढ़कर 4,452 हो गईं। चोरी, डकैती और छीना झपटी की बढ़ती हुई वारदातों के बायस शहरी खुद को गैर महफूज तस्वुर करते हैं और ऐसे में कराची पुलिस का ये बयान लुटने वाले शहरियों के जख्म पर नमक पाची से कम नहीं। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। अभी ये खबर कि SPCA की मजदूर यूनियंस कमिश्नरी निज़ाम की मुदाखलत के खिलाफ उठ खड़ी हुई। SPCA के मुलाजमीन कहते हैं अब वो डिप्टी कमिश्नर के दफातर में हाजिरी नहीं लगाएंगे। बात करेंगे मोहम्मद अली हफीज से। अली, इस मामले से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, SBC की तमाम यूनियंस जो है वो सरापा एहतजाज है। मामला ये सामने आया है कि DG SBCA ने हुक्मनामा जारी किया था जिसमें मुलाजमीन को हिदायत जारी की थी कि वो डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल दफ्तर में हाजिरी जो है वो लगाएंगे। इस पर जो है यूनियंस ने रद्द-ए-अमल दिया है, एहतजाजी मुजाहरा किया है। इनका कहना है कि SBC के मामलात में कमिश्नरी निज़ाम की मुदाखलत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनका मुतालबा था कि वज़ीर बल्दियात जो है इस मामलात का नोटिस लें और जो SBC के मुलाजमीन हैं उनको SBCA के मामलात तक जो है उनको वहाँ रहने दें और कमिश्नरी निज़ाम की मुदाखलत रोकें। मुजाहरा किया गया, तमाम यूनियंस लीडर मौजूद थे। सबका मुतालबा है कि SBCA के मामलात में कमिश्नरी निज़ाम की जो इंटरफेरेंस है वो रोकी जाए। जी